साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में भाषण के लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। अभी भी इस वक्त सोशल मीडिया में और जहां तहां चौक चौराहों पर मोदी जी की और राहुल गांधी के भाषण की चर्चा है। हमेशा मोदी जी पर यह आरोप लगता है कि वह अपने भाषण में बहुत ढेर सारे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलते हैं। कल के भाषण में भी यही हुआ। मोदी जी के 110 मिनट के भाषण में तमाम दावे ऐसे थे जिस पर किसी को भी यकीन नहीं होगा। अगर जो उनके समर्थक, जो भक्त यकीन करते हैं, उनको भी एक मेरी गुजारिश है कि मोदी जी के दावों की पड़ताल करनी चाहिए। दरअसल जो देश का पार्लियामेंट होता है वो जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। देश की संसद प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे उस संसद में बैठते हैं। जनता उनसे सच बोलने की अपेक्षा रखती है। जनता उनसे झूठ का प्रतिकार करने की अपेक्षा रखती है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी सबसे आखिर में बोले, सदन के नेता हैं, सबसे अंत में बोले, राहुल गांधी और तमाम नेता बोल चुके थे, उसके बाद बोले, तो उसके बाद कोई स्पेस नहीं रह जाता कि उन्होंने क्या सच बोला, क्या झूठ बोला, उसका सदन में ही प्रतिकार किया जाए। लेकिन हम बताओ, जर्नलिस्ट जो एक जमात है इस देश में जो कि बोल रही है, कह रही है, वो जरूर मोदी जी के दावों की पड़ताल करेगी। आज मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। तमाम दावे मोदी जी ने जो किए, जिसको देख करके मैंने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी, मुझे लगता है कि आपने भी दबाई होगी। मोदी जी तो वो जो एक कहावत है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो उसी पर टिके रहते हैं, उससे हटने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आइए करते हैं मोदी जी द्वारा कल सदन में संविधान पर अपने भाषण के दौरान तमाम जो दावे किए गए और वास्तविक स्थिति क्या है उसकी पड़ताल करते हैं। मोदी जी ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला वो पंडित नेहरू को लेकर के बोला। आप सबको पता हो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत की जो पहली अंतरिम सरकार थी 1947 में बनी, उसमें प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का दावा था कि यह पद नेहरू ने पटेल जी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से छीन कर लिया। और उनका यह भी दावा था कि इसमें संवैधानिक नियम कायदों की अनदेखी की गई। और वह कह रहे थे, बार बार मोदी जी ने अपने भाषण में यह इस्तेमाल किया कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, दरअसल वो संविधान का ही हिस्सा है। संविधान से इधर उधर की बात हम नहीं कर रहे। तो सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि 1947 में जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, वह उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, वह महात्मा गांधी की अपनी इच्छा थी। महात्मा गांधी ने इसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद से, जो कि 6 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनको इस्तीफा देने को कहा। साफ साफ कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और यह बात बाकायदे गांधी के जो कलेक्टिव वर्क्स है उनमें लिखी भी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं उनके वॉल्यूम 90 के 315 नंबर पेज पर। इसमें गांधी ने साफ कहा है कि अगर मेरे लिए प्रधानमंत्री पद का कोई पहला पसंदीदा उम्मीदवार होगा तो वो नेहरू। 29 अप्रैल 1946 वह दिन था जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। तमाम लोग बैठे हुए थे। उस बैठक में प्रस्ताव आया कि नेहरू को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन एक बात ये सच है, जो कि मोदी जी ने भी कहा, कि तमाम जो प्रांत थे उस वक्त, उन्होंने उनमें से ज्यादातर ने, 15 में से 13 ने पटेल के नाम की सिफारिश की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन चूंकि गांधी जी चाहते थे, इसलिए पटेल जी ने भी साइन किया, सबने माना और उसके बाद सर्वसम्मति से नेहरू को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया गया।
और जब कांग्रेस अध्यक्ष बन गए नेहरू तो उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। स्पष्ट है कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जो लोग वहां मौजूद थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, उन सब की आम सहमति से नेहरू प्रधानमंत्री बने। दूसरी चीज ये कि भाई 1947 में देश का संविधान नहीं बना था, संविधान तो 26 जनवरी 1950 को बना, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस का अपना संविधान तो हमेशा से रहा है, लेकिन कांग्रेस का संविधान देश का संविधान नहीं है। हालांकि कांग्रेस में जितना लोकतंत्र है देश की किसी अन्य पार्टी में उतना लोकतंत्र नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी तब भी कांग्रेस ने संविधान को बदला और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया। यह संविधान निर्माताओं का अपमान था। मोदी ने दावा किया कि जब स्थायी सरकार भी नहीं थी तब भी नेहरू ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नियम कायदों में परिवर्तन करके जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल लाया उससे संविधान निर्माताओं का अपमान किया। यकीनन जब संविधान पहली बार अपनाया गया तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तमाम प्रतिबंध पहले से मौजूद थे हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। नेहरू ने जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया उसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के कुछ प्रतिबंध बढ़ाए, बल्कि जमींदारी पर रोक भी फर्स्ट अमेंडमेंट में लगा। जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं निर्धारित करने का मामला है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट में किया गया वो जरूरी था कि अराजक भाषण, कट्टर धार्मिक भाषण न दिए जाए जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो। अरे भाई, आज आप देख रहे हो योगी आदित्यनाथ कैसा नारा दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसा। क्या वैसे नारे पर अंकुश लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए? नेहरू ने इसी का संविधान में प्रावधान किया और जिसका उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। आपने देखा है कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी किस तरह का भाषण देते हैं। क्या उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? हमारे संविधान में यह साफ साफ है कि ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी जिससे धर्म का विभाजन हो या फिर जो देश का कि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है देश का, उस पर कहीं से कोई खतरा पैदा हो। तो ये मोदी जी का दूसरा दावा था। मोदी जी ने उसके अलावा तमाम बड़े विचित्र दावे किए। उन्होंने कहा कि हमारी वजह से 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकले। आप सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश में 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर जिंदा है। और उसके अलावा जो इस देश का हंगर इंडेक्स है, ये हंगर इंडेक्स मतलब जो भूख मिटाने का जो एवरेज है, हमारे देश में भूखे लोग कितने हैं। 127 देशों का जो सर्वे है हंगर इंडेक्स में, हम इस वक्त 105वें नंबर पर है, 105वें स्थान पर। बहुत दुखद है ये स्थिति। मोदी जी ने एक बड़ा हास्यास्पद दावा किया। उन्होंने कहा कि 1998 में हमारी सरकार थी लेकिन हम नहीं तो कोई नहीं वाली भावना रखने वाले परिवार ने उसे चलने नहीं दिया। खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी लेकिन हमने एक वोट से सरकार गिराना कबूल किया। ये हमारा इतिहास है या हमारा संस्कार है। मोदी जी ये संस्कार का उदाहरण दे, संस्कार की बात कर रहे थे, इतिहास की बात कर रहे थे। अरे मोदी जी, अरे भाई कुछ तो लाज कर लीजिए। महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरी आप बताइए, कैसे गिरी महाराष्ट्र की सरकार? मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी बताइए? हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले 3 साल से वो व्यक्ति कर क्या रहा है? क्या झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की थी? सिद्धे अपने विधायकों को लेकर गुवाहाटी कैसे पहुंच गया था? यही संस्कारवादी पार्टी है ना। 1998 में हमारी नहीं तो किसी की नहीं वाली भावना। हद है।
देश जानता किसको आप जुटला रहे हो। आश्चर्य है कि संसद में कोई आपको पलटकर जवाब देने वाला नहीं था वहां पे, जो खड़ा होकर के कह सके। विपक्ष मुख दर्शक बनकर देख रहा था। इस देश की जनता अनपढ़ गंवार नहीं है, ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। मोदी जी ने दावा किया कि हमारे देश में गरीबों के पास टॉयलेट नहीं था, हमारी सरकार ने गरीबों के लिए शौचालय बनाने का काम किया। तथ्य यह है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर तमाम सवाल खड़े करती है, और जो सवाल खड़े होते हैं वो तो अलग है। सीएजी की रिपोर्ट हम लोगों की आंख के सामने दिखाई देता है कि ये देश अभी ओडीएफ नहीं हुआ, अभी भी बहुतायत लोग खुले में शौच जाते हैं। ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है कि जो शौचालय लगाए गए उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। तमाम गांवों में शौचालय के भीतर दुकान खोल ली, लोग शौचालय में रहने लगे। लोग बस्तर का तो वीडियो भी आया था कि एक बच्चा शौचालय के भीतर लगा के खटिया रह रहा है। भाजपा की सरकार है वहां पे, क्या बात कर रहे हैं, कैसा दावा कर रहे हैं ये आप। मोदी जी का दावा था कि देश ने देखा कैश फॉर वोट का काम इन लोगों ने किया, संसद में नोटों के ढेर दिखाए। भारत के संविधान की भावना के लिए इससे बुरा क्या होगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी मेज के नीचे से पैसा लेते धरा गया था। यह बात पूरे देश ने देखी। बंगारू लक्ष्मण जी ने 10,000 रुपए लिए थे, केवल 10,000। उन्होंने एक दावा यह किया कि देश में माताएं अब धुएं में खाना नहीं बनाती है, सबको सिलेंडर मिल गया। जाकर देखिए कितने लोग सिलेंडर से खाना बना रहे हैं। जो मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात थी, मुफ्त गैस उपलब्ध कराने की बात थी, ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी इलाकों में रिफिल कराने के पैसे लोगों के पास नहीं थे। लोग वापस फिर उसी पुराने प्रक्रिया में लौट आए। पश्चिम बंगाल में 60% से ज्यादा लोग पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के उपले और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेट बंगाल की रिपोर्ट है। अन्य राज्यों में भी लगभग स्थिति ऐसी ही है। और ये बात करते हैं कि महिलाओं को धुएं के चूल्हे से मुक्त कराएंगे। जब आप जनता के बीच जाएंगे, देखेंगे, जानेंगे, तब तो सच्चाई सामने आएगी। मोदी जी का दावा है कि हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना लागू करने का काम किया। मोदी जी जब ये भाषण दे रहे थे उसके महज 24 घंटे पहले जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी सदन को बताया था एक सवाल के जवाब में कि 11 दिसंबर 2024 तक इस योजना के अंतर्गत 2,86,771 फर्जीवाड़े के मामले मिले हैं। आयुष्मान योजना की हम बात कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी बताया था कि इनमें से 56,217 मामले सर्जरी से संबंधित हैं। मोदी जी ने एक दावा यह किया कि हम 1 लाख ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। मोदी जी उन लोगों को फ्री में लाएंगे कि कुछ तनख्वाह भी देंगे, ये आपको बताना चाहिए। मोदी जी का दावा यह भी है कि 2024 तक हमने 50 करोड़ लोगों को बैंक तक पहुंचाया। और अभी 5 दिन पहले पार्लियामेंट को बताया गया कि जो जनधन के तहत 54 करोड़ खाते खोले गए उनमें से 11 साढ़े 11 करोड़ अभी निष्क्रिय है। ये है मोदी जी के दावे तमाम और उसकी सच्चाई। जब आप उन दावों में के अक्स में देखेंगे इस सरकार को तो आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। दावा करते हैं कि हमने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया, देश को घर घर पानी पहुंचा दिया। जाकर देखिए हकीकत, इस देश में 2 लाख लोग पानी के रोग से हर साल मरते हैं। आधी से ज्यादा आबादी के पास पीने का पानी ही नहीं है। दिल्ली में देखिए क्या हाल है आपके। ऐसा दावा
किसी देश का प्रधानमंत्री कर सकता है इतना झूठ? आप घर से निकल करके आप कहीं चले जाइए, मैं दिल्ली में हूं, अगर 5, 7, 10 किलोमीटर चला जाऊं, अगर पीने का पानी मुझे स्वच्छ पीना हो, मुझे कहीं नहीं मिलेगा, मुझे पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। ये हकीकत है। क्या ये नरेंद्र मोदी हकीकत को नहीं देख रहे हैं? इतने झूठ का बाजार सजा रखा है। और दावा यह कि रजत शर्मा कह रहा है कि बहुत अच्छा भाषण दिया मोदी जी ने। झूठ पर झूठ। मिलते हैं फिर। नमस्कार।